दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री के साथ ही खबरों की दुनिया में ऐसा लगता है एक नया जोश दिखने लगा है। सोमवार को अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को एक साथ आड़े हाथों लिया। एक ही झटके में इंडिया गठबंधन को चकनाचूर करते हुए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लपेटा और दोनों को झूठा करार दिया। वैसे तो दिल्ली में कई पत्रकार हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, टीकाकार हैं और विद इन इन्वर्टेड कोट्स चाटुकार हैं, जिनकी संवेदनाएं आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला है कि काफी वित्तीय सहायता मिलती है आम आदमी पार्टी से। लेकिन ऐसे लोग भी ये कहते थकते नहीं हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेहद ही पलटू राम पॉलिटिक्स में माहिर लोग हैं और ये ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ तीसरा है। लेकिन बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी पर इतना तीखा प्रहार अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए झूठा राहुल गांधी ने कहा, फरेबी कहा, धोखेबाज कहा, ये सारी बातें अपने बात में बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में वस्तुतः सोचती क्या है। यह तो चुनावी मजबूरी थी कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ सहयोग करना पड़ा। लेकिन एक झटके में इस इंडिया अलायंस को छित विच्छित करने में कांग्रेस ने कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी दिल्ली की वास्तविकता अपने जारी वीडियो में सामने रख रहे हैं, या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के तमाम झूठे वायदों की कलई खोल रहे हैं, इसके बाद एक बात स्पष्ट होती है। आम आदमी पार्टी को एक ऐसे कोने में धकेल रहे हैं राहुल गांधी जहां बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी लोहा लेने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है। लाख अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि राहुल गांधी अपने पार्टी को बचाने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आम आदमी पार्टी का अभी तक सपोर्टर रहा है, जिसके दिमाग में आम आदमी पार्टी अब उतनी जगह नहीं लेता, वो अब विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देखता है। यह बात अलग है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से यह वोटर अभी भी कांग्रेस को खुलकर समर्थन नहीं दे रहा, आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन इन टिप्पणियों का प्रभाव पड़ रहा है आम आदमी पार्टी के वोटर पर। यह बात अलग है कि अखिलेश यादव और उसके साथ साथ अभिषेक बैनर्जी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों के बावजूद यह कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने में सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है, लिहाजा आम आदमी पार्टी को उनका समर्थन है, कांग्रेस को नहीं। हो सकता है, लेकिन जरा आप सोचिए कि आज दिल्ली की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, इनमें से चार पार्टियों में से चारों में से किसका कितना दांव पर लगा है? क्या इनके उम्मीदवार अपनी जमानत भी बचा सकते हैं? शायद नहीं। वोटों का बंटवारा जरूर हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस के वोटों का बंटवारा होगा, आम आदमी पार्टी के वोटों का बंटवारा नहीं होगा। यही वजह है कि इनका समर्थन मिले और ना मिले, आम आदमी पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के लिए दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही से धुली और पिटी हुई पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस के पास पाने के अलावा खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप अरविंद केजरीवाल की छवि को देखते हैं, इंटैक्ट, एक ईमानदार, स्वच्छ, नई राजनीति को सामने लेकर आने वाले नेता के तौर पर, तो अब जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, इसने स्पष्ट कर दिया है कि घोटाला बहुत हुआ है, या कम से कम होता हुआ दिख रहा है। सीएजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक लिकर स्कैम की ही बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा के बड़े घोटाले की बात है।
100 करोड़ के आसपास अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास के रिकंस्ट्रक्शन में खर्च हुआ, जहां सिर्फ पर्दे 95 लाख रुपए के आए, जहां पर लाखों और करोड़ों रुपए इसलिए बहा दिए गए क्योंकि मुख्यमंत्री निवास अच्छा दिखना चाहिए। जब आप अरविंद केजरीवाल के पहले की बातों को देखते हैं, जब उन्होंने कहा था कि मुझे एक साधारण सा घर चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं कोई राजनेता के तौर पर लोगों के बीच में नहीं बल्कि आम आदमी के तौर पर लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, तो ये आलिशान घर और इसकी तस्वीरें लोगों के दिमाग में असर जरूर डालती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार, एक नेक और अच्छी और स्वच्छ राजनीति देने वाली छवि पूरे तरीके से डेंट हो चुकी है। लेकिन ये सारी बातें दरअसल मिडिल क्लास और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा मायने रखती हैं। आम आदमी पार्टी का जो डेडिकेटेड वोटर है, उसके बीच में इस छवि के डेंट होने या न होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये वो वोटर क्लास है जो कि फ्री के नाम पर 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस में चलना फ्री, 2100 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के लिए मिलने की उम्मीद फ्री, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त इलाज फ्री, इस तरह की तमाम फ्रीबीज से यह वोटर बैंक आम आदमी पार्टी के लिए इंटैक्ट है। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि जो पॉपुलर परसेप्शन है, नेशनल परसेप्शन है, जिसमें आम आदमी पार्टी और ब्रांड केजरीवाल की कमीज बहुत साफ दिखाई दे रही थी आज से 13 साल पहले, आज उस कमीज में इतने दाग हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना, टीएमसी, इनमें से कहीं कोई फर्क नहीं दिखता। सब एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। खैर, मैं उन टीकाकारों के बारे में भी दो लाइन कहना चाहता हूं। भाई, कितने पॉडकास्ट बनाएंगे आप लोग? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन एक शाश्वत गठबंधन था जो कि एनडीए और खास करके बीजेपी को ध्वस्त करता हुआ दिखाई देगा? साहब, यह वैसा ही गठबंधन था जो कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाया जाने वाला गठबंधन है। इसमें कहीं किसी को शक था क्या? भाई, 1 साल 18 महीने की मशक्कत के बाद इंडिया गठबंधन किसी तरीके से खड़ा हुआ, जिसमें सीट एडजस्टमेंट्स को लेकर इतनी मारपीट होती रही, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, यानी कि जून 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन का नामो निशान खत्म हो गया। कौन सा गठबंधन, कैसा गठबंधन और किसके लिए गठबंधन? साहब, हरियाणा के चुनाव हुए, कोई इंडिया गठबंधन दिखा आपको? महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां पर कोई इंडिया गठबंधन था? वहां महाविकास अघाड़ी पहले से मौजूद थी, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले एग्जिस्टेंस में थी। इंडिया गठबंधन नहीं था। तो इंडिया गठबंधन सिर्फ बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाया गया एक भानुमति का कुनबा था। ठीक वैसे ही जैसे 70 और 80 के दशक में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए गैर कांग्रेसी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होती थीं, गठबंधन बनाती थीं, चुनाव हारते थे और गठबंधन के खत्म होने के बाद या चुनाव के खत्म होने के बाद सभी राज्यों में ये सभी दल एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाई देते थे। ठीक वही हाल आज इंडिया गठबंधन का है। गठबंधन खत्म हो चुका है, मैटर क्लोज्ड है साहब। 4.5 साल के बाद, 4 साल के बाद विपक्षी पार्टियां फिर से सोचेंगी कि उनको क्या करना चाहिए। तब तक तो सब अपनी अपनी गद्दी, अपनी अपनी राजनीति बचा रहे हैं। जहां जहां जिसका जिससे विरोध है, वो उसके खिलाफ खड़ा है। हां, यह बात जरूर है कि राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में संविधान, दलित और जातीय जनगणना का मुद्दा जो उठाया है, उसकी वजह से चुनाव में एक माहौल भी बनता दिख रहा था। और इसी बीच में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के एक हालिया बयान ने खलबली मचा दी। एक तरफ मोहन भागवत जी का बयान है, उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी का बयान आता है, उनके बयान पर टिप्पणी के तौर पर। ये दोनों बयान अपने अपने नैरेटिव को सूट करने के लिए लगाए गए या बनाए गए बयान दिखाई देते हैं। और इन बयानों की वजह से, इस नैरेटिव की वजह से एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूं, जिसका विश्लेषण आगे करूंगा,
कि आज हमारा देश एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां पर विचारों का मतभेद इतना भयानक है कि यह मनभेद से होते हुए टूट के रास्ते पर जा रहा है। दुनिया के कई देशों में नैरेटिव पॉलिटिक्स ने देश की पूरी अस्मिता को तबाह किया है। क्या हम भारत में ऐसा होता देख रहे हैं? जिस भारतीय सभ्यता, जिस हिंदू समग्र विचार को सैकड़ों साल के आक्रांताओं के हमलों ने नहीं तोड़ा, क्या आज हम अपने निहित स्वार्थ और नैरेटिव्स के लिए उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सबसे पहले मोहन भागवत जी का बयान देखिए, और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस के नए भवन इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को किस अंदाज में अपने कॉन्टेक्स्ट में समझा, अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उसे किस शब्दों में अपने समर्थकों के सामने प्रस्तुत किया। अब ये दोनों बयान जब आप बैक टू बैक सुनते हैं और देखते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि ये अपने अपने टारगेट ऑडियंस को साधने के लिए दिए गए बयान हैं। ये दोनों बयान अपने आप में ब्रह्म सत्य नहीं है और ना ही इन बयानों में कहीं कोई झूठ भी दिखाई दे रही है। अपने अपने तरीके से दोनों बयान ईमानदारी से दिए गए हैं। दोनों बयान के कॉन्टेक्स्ट, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। मोहन भागवत जी का कहना है कि आजादी के साथ जो संविधान भारत को मिला वो एक राजनीतिक आजादी का प्रतीक है, लेकिन हिंदू आस्था, विचार और समग्रता के लिहाज से भारत को आत्मिक आजादी 2024 जनवरी में राम मंदिर निर्माण के साथ मिली। अगर आप इसे हिंदू समग्र विचार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इस बयान में आपको कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं दिखाई देगा और यह देशद्रोह का मामला भी बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर भावना भारतीय संस्कृति और सभ्यता में राम के स्थान की है, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि राम आस्था का प्रतीक हैं, लेकिन आस्था के साथ साथ धर्म युक्त राजनीति का आदर्श भी है। इस लिहाज से मोहन भागवत के बयान में कहीं कोई आपत्तिजनक बात है नहीं। लेकिन जब आप राहुल गांधी जी के बयान को देखते हैं, जो कि मोहन भागवत के बयान को एक हिस्टोरिकल, लीगल और नोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखता है, तो आपको दिखता है कि राहुल गांधी बहुत विरोधाभास देख रहे हैं मोहन भागवत जी के बयान में। उनके नजरिए में मोहन भागवत ने देशद्रोह किया है, और यह इसलिए क्योंकि वो लीगैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत जी के बयान को देख रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान आजाद भारत ने खुद तय किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया, और ऐसे में भारत आज संविधान के तहत चल रहा है, और ऐसे में यह कहना कि आजाद भारत में संविधान के तहत, संविधान की मूल भावना के तहत काम नहीं हुआ, यह अपने आप में आजादी को नकारना है, संविधान को नकारना है। देखिए, इस समझ का फर्क है। राहुल गांधी इसे लीगल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मोहन भागवत इसे भारतीय अस्मिता और भारतीय संस्कृति के नजरिए से देख रहे हैं। दोनों अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, दोनों के पास अपना अपना नैरेटिव है, और दोनों अपने अपने नैरेटिव को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है साहब? इस बीच हो यह रहा है कि पूरा देश इस नैरेटिव की लड़ाई का खामियाजा उठा रहा है, क्योंकि इस नैरेटिव की लड़ाई से देश बट रहा है, देश की मानसिक अवचेतना बट रही है। यह खाई इतनी गहरी है, यह इतनी विद्वेष भरी है कि यह मतभेद अब मनभेद से गहराता हुआ लोगों को एक दूसरे से काट रहा है। यह समाज को बांट रहा है, यह समाज को तोड़ रहा है। किसी भी विदेशी आक्रांता ने हिंदू अवचेतना, हिंदू समग्र विचार और हिंदुत्व की भावना को हिंदुस्तान से नहीं छीना। लेकिन आज आरएसएस और कांग्रेस की ये दो नैरेटिव की लड़ाई देश को एक बहुत बड़ी खाई में डालती हुई दिखाई दे रही है, और यह पूरे हिंदू अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। एक खंडित भारत क्या हमारा भविष्य है, जहां पर लोग बटे हैं,
जहां अवचेतना बटी है, जहां विचार बटे हैं, जहां मतभेद नहीं बल्कि मनभेद हैं। क्योंकि यह आशंका अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यह आशंका अगर संभावना में तब्दील हो गई साहब, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश के अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे।